नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपी बाय आंचल पर। आज का टॉपिक आप लोगों का चंडीगढ़ जेबीटी का टीचिंग एप्टीट्यूड या अगर DSSB पीआरटी, तो ये जो टॉपिक है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ जेबीटी और साथ में है आपका DSSB पीआरटी। मैं जिस कोर्स कोड को फॉलो कर रही हूँ नियास के, तो ये कोर्स कोड आप लोगों का 502 है, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। कई बार इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का लर्निंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है आप लोगों का टीचिंग का। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग वाले टॉपिक के बारे में। वैसे आप लोगों को पढ़ना है टीचिंग के कौन कौन से आपके लेवल है, कौन से हमारे फेजेस है टीचिंग को लेकर, वेरिएबल हमारे क्या है। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेवल का बना रही हूँ। तो बिगी एंड हंट ने यहाँ पर 3 प्रकार के लेवल दिए जो कि शुरुआत में थे। बाद में एक और लेवल ऐड किया गया था, उसका नाम था ऑटोनॉमस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टीचिंग के लेवल अपने आप में किस चीज़ को लेकर है, शिक्षण के स्तर जो है वो किसको लेकर है। शिक्षण के स्तर इसलिए लाए गए थे कि अगर हमारे को देखना है कि बच्चों में अधिगम हो रहा है या अधिगम का किस प्रकार की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग बच्चों में किस प्रकार की आ रही है, तो दैट विल बी डिटर्मिन्ड बाय टीचिंग। क्योंकि हमें ये पता है कि जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस उसकी लर्निंग के ऊपर ही है। तो एक अच्छी टीचिंग हमेशा एक अच्छी लर्निंग को जन्म देती है। तो उसके लिए टीचिंग के कुछ लेवल है और इन लेवल्स के ऊपर जिन्होंने दिया वो कहलाए बिगी एंड हंट। तो पहला जो है इनका काम 67 के अराउंड आया जब 3 लेवल दिए गए थे। फिर बाद में एक लेवल 1976 के लगभग ये लेवल जोड़ा गया था, चौथा लेवल, 4th लेवल। तो पहले जो 3 लेवल थे वो आप लोग ने भी पढ़े होंगे अपने बीएड वगैरह के अंदर या डीएलएड के अंदर। सबसे पहला लेवल है बेटा मेमोरी लेवल, फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तो थे शुरू वाले 3, ठीक है। और जो बाद में ऐड हुआ था वो था ऑटोनॉमस लेवल, स्वायत्त, ठीक है। हिंदी में अगर कहूं तो रिफ्लेक्टिव को हम कहते हैं चिंतनशील, अंडरस्टैंडिंग वाले को कहे तो ये आपका बोध स्तर दिखाता है, और अगर हम इसको लेकर चले मेमोरी को तो ये कहलाता है स्मृति स्तर। तो ये लेवल्स दिए गए थे। सबसे पहला जो लेवल है वो हमारा मेमोरी लेवल है, सबसे फंडामेंटल, और अगर मैं कहूँ कि सबसे थॉटलेस है तो वो हमारा मेमोरी लेवल है। सबसे ज़्यादा फंडामेंटल बेसिक है ये आप लोगों के लिए। और दूसरा, इसके अंदर किसी भी प्रकार की खास, इसको हम कहे बहुत ही आपने अच्छे लेवल की टीचिंग करी है, नहीं करी है। टीचर अपने आप में एक सेज ऑन सेज है जो केवल फैक्ट्स और टिडबिट्स ऑफ जो भी हमारे डेट्स वगैरह है उन सबको ही बच्चों को सिखाता है। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल है और ये केवल मेमोरी के ऊपर काम करता है, बेस्ड ऑन मेमोरी लेवल। ये लेवल दिया किसके द्वारा गया था? ये दिया गया था हर्बर्ट के द्वारा। तो हर्बर्ट ने अपना जिस भी प्रकार का योजना बताई थी लेसन प्लान वगैरह की, ये उसी के ऊपर ही आधारित है। जब भी टीचर मेमोरी लेवल के ऊपर काम करेगा तो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया होगी, उस शिक्षण प्रक्रिया के कुछ चरण होंगे। वो चरण अपने आप में क्या क्या होंगे? उसके अंदर पहला होगा प्रेपरेशन का, जिसके अंदर तैयारी का भाव होगा। तैयारी के बाद प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण को लेकर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ कंपैरिजन, कुछ एसोसिएशन बच्चों के द्वारा किए जाएंगे। और जब बच्चा इन सबको कर लेगा तो वो चीज़ों को जनरलाइज करेगा, और जनरलाइज करने के बाद उन चीज़ों को प्रयोग में लाएगा। तो हर्बर्ट ने जिस रूप में इसके ऊपर इसकी व्याख्या करी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी कोई टीचर इस प्रकार से कंटेंट को प्रस्तुत करता है कि जो भी उसको पढ़ाना है
वो पहले ही उसकी तैयारी कर लेता है कि मेरे टीचिंग पॉइंट क्या क्या होंगे, मैं उनको सीक्वेंशली एक ऑर्डर के अंदर तैयार कर लूँ, तो इस प्रकार मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली। उसी तरह से मैंने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश करी। बच्चों का क्या काम है कि जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको केवल अपने दिमाग में घुसाना है, मतलब मेमोरी के ऊपर उस सारी चीज़ों को ऐसे लंबे समय तक के लिए स्टोर करना है कि ज़रूरत पड़ने के पर वो बच्चा उस चीज़ को रिट्रीव कर पाए। तो यहाँ पे वो टीचर का प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस है। जब वो चीज़ों को इस प्रकार बड़े लॉजिकली उस चीज़ों को अरेंज करके देगा, ऑब्वियसली बच्चों के दिमाग में, क्योंकि माइंड के अंदर अगर लॉजिकली चीज़ों को आप देंगे तो वो माइंड जल्दी उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बच्चे धीरे धीरे उस कंटेंट के बीच में कंपैरिजन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं कि पहले ये था फिर ये था, तो इस प्रकार बच्चे याद करना शुरू करते हैं। जैसे हम बच्चों को टेबल्स वगैरह कराते हैं, पूरे दिन हम पूरा टेबल एक ही दिन में तो नहीं करा देते, आधा करा देते हैं, फिर उसके बाद आधा टेबल कराते हैं। तो बच्चों को जब एक क्रम समझ में आने लगता है तो वो अपने आप समझने लगते हैं कि इस टेबल के अंदर जैसे हम 2 का पहाड़ा करा रहे हैं तो भाई 2-2 का गैप चला आ रहा है, और फिर बच्चा जो है उस चीज को करने लगता है। तो यहाँ पे टीचर ने अब क्या किया है, अब बच्चा जब खुद कंपैरिजन करेगा, एसोसिएशन करेगा, तो वो जनरलाइज कर देगा कि जिसका भी पहाड़ा है उसके अंदर उतने ही अंक का फर्क होता चला जाएगा, और आखिरी में इस चीजों को वो अप्लाई करना शुरू कर देगा कि जो टेबल के उसने रट्टे मारे हुए हैं उसी टेबल को वो आगे जो भी हमारी गुणा वगैरह की प्रक्रियाएं हैं, जो भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उसमें अप्लाई करना शुरू कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मेथड है ये हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं। हार्वर्ड का ये जो मॉडल है ये आज भी हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट कि कब हमें कौन से वाला इस्तेमाल करना है। जहाँ पर बच्चे छोटे हैं वहाँ पर ये कामयाब है, क्योंकि इसके अंदर आपको चीज़ों को, कंटेंट को एक तरीके से लॉजिकली अरेंज करके देना है, और इसमें जो बच्चे स्लो लेवल के हैं उनके लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप मेनली यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं, तो बच्चों को उन सारी चीज़ों का बार बार रिपीटिशन करवा दिया जाता है ताकि बच्चे उसके अंदर पूरी तरीके से उनकी मास्टरी उसके अंदर हो जाए। तो इस प्रकार हार्वर्ड का जो लेवल है उसमें हम केवल माइंड की मेन एक मेमोरी वाली फैकल्टी को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, और जब इस आधार के ऊपर हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम जिस प्रकार का टेस्ट पेपर बनाते हैं उस टेस्ट पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसके अंदर आपको डेट्स को बताना है, आपको किसी सीक्वेंस को बताना है, आपको किसी क्रम को, किसी लिस्ट को, इन सारी चीज़ों को बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस है वो या तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, बट वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लार्जली इंफॉर्मेशन लेडन होंगे। जैसे आपने वहां पे बच्चों को पूछा, बताइए इस पर्टिकुलर प्रक्रिया के अंदर या इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन कौन से कारकों का क्या क्या योगदान होता है, उन कारकों का क्या क्रम रहता है, और आपने वो सारा बताना शुरू कर दिया। जैसे आप लोगों के टीचिंग एग्जाम में आ गया हो, जब आप लोग बीएड या डीएलएड कर रहे थे, भाई आप लोगों को लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में लिखना है कि किसने कौन सा दिया था और इसके कौन कौन से अंग थे, क्या एडवांटेजेस थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, तो वो भी अपने आप में इसी बात को लेकर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे पहले ये पता हो किसके द्वारा दिया गया, अगर उसे जिस भी रूप में दिया था उसकी प्रक्रिया के कोई भी अंग वगैरह है, कि हार्वर्ड का जो मॉडल हम लेसन प्लान का कहते हैं कि पंचपदीय पाठ प्रणाली या पंचपदीय पाठ योजना, तो उसके ये 5 अंग कौन कौन से हैं, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, और इसमें किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है अगर टीचर इसको फॉलो कर रहा है। एक पॉइंट आप लोगों को और पता होना चाहिए कि यहाँ पर सोशल क्लाइमेट जो है वो किस प्रकार की होती है, या जिसको हम कहते हैं कि सोशल सिस्टम यहाँ पर किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सारा टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर ही मेन होता है, तो ये अपने आप में एक ऑटोक्रेटिक है, जहाँ पे जो मेन पावर है वो टीचर के हाथ में है। उसको कैसे कंटेंट को बच्चों को अरेंज करके देना है, बच्चों का सिंपल काम क्या है, पैसिवली उस सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने का काम है। तो यहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ का जो सोशल क्लाइमेट होगा वो केवल इसी बात के ऊपर जोर दे रहा है कि मेन पावर जो है दैट
दैट रिलाइज इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स। तो टीचर ही यहाँ पर आपका होल सोल होता है। ये हुआ आप लोगों का समाप्त, तो मेमोरी लेवल। इसी प्रकार बेटा आप लोगों को आगे का करना है। तो अगला वाला जो लेवल है आप लोगों का वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किसके द्वारा दिया गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन के द्वारा दिया गया। अब मॉरिसन साहब का यहाँ पर क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो मेमोरी अगर हम बढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है कि जहां बच्चों को जो भी तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों के बीच में एक संबंध को बनाना है, तो वहां पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को पता है ये पर्टिकुलर्स है, अगर इन पर्टिकुलर्स को अरेंज किया जाए तो हम इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, और इस प्रकार उन जनरलाइजेशंस का किस किस स्थितियों में किस प्रकार अनुपयोग होगा, हाउ आर वी गोइंग टू मेक दीज जनरलाइजेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ, या कहाँ पे हमारे कौन से लॉज जो हमने बनाए हैं उनको कहाँ पे लगाएंगे। तो बच्चों की यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, विच इज अ लिटिल हायर टू द मेमोरी पार्ट। तो स्मृति स्तर से आगे का स्तर अपना बोध स्तर का है, जहां पर बच्चे किसी भी सिचुएशन किसी भी स्थिति के अलग अलग अवयवों के बीच में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, और उनको पता है इन विशिष्ट चरणों को फॉलो करने के बाद हम इसके अंदर एक सूत्र को निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों का यहाँ पर एक मेंटल ट्रेनिंग जो है वो अच्छे लेवल का होता है। अब जैसे हर्बर्ट ने इसके लिए 5 स्तर दिए थे, इसी प्रकार मॉरिसन ने भी यहाँ पर 5 दिए। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सा मॉरिसन के द्वारा नहीं दिया गया, कौन सा मॉरिसन के द्वारा दिया गया, मॉरिसन का लेवल कौन सा था। मॉरिसन के लेवल में अगर इवैल्यूएशन होगा तो टीचर मॉरिसन की इवैल्यूएशन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस का समावेशन करेगी। तो अगर हम लेकर चलते हैं मॉरिसन का, तो यहाँ पर पहला क्या होगा, यहाँ पर भी टीचर को सबसे पहले ये देखना होगा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन अभी एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद आ जाएगा यहाँ पर एसिमिलेशन, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आ जाएगा रेसिटेशन। अब अगर हिंदी में बेटा मैं बोलूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि एक्सप्लोरेशन के अंदर है जहां पर खोज है, अन्वेषण है, एक तरीके का खोज है, अन्वेषण है, और प्रेजेंटेशन में फिर वही प्रस्तुतिकरण है कि किस प्रकार आप प्रस्तुत करते हैं चीजों को, प्रस्तुतिकरण है। फिर उसके बाद समावेशन कहें, आत्मसातीकरण कहे, कैसे इस सारी चीजों को संगठित किया जाता है, संगठन है, और रेसिटेशन कैसे इसका वाचन किया जाता है। तो यहाँ पे जो टीचर अगर इस लेवल अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहा है, पहले उसको एक्सप्लोर करना होगा कि जो मेरे को आज पढ़ाना है, वाई एम आई टीचिंग दिस टॉपिक टू माई स्टूडेंट्स, मैं इनको ये टॉपिक क्यों पढ़ाने लगी हूँ, मेरा क्या इंटेंट है, बच्चों का अपना एंट्री लेवल क्या है, अब तक बच्चों को कहाँ तक का आता है, ताकि मुझे उसके आगे बच्चों को कैसे लेकर जाना है। तो इस चीज के ऊपर टीचर का ध्यान होगा। तो सबसे पहला काम वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है कि बच्चे का अपना एंट्री लेवल क्या है, उसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं को आगे की जटिल प्रक्रियाओं के लिए कैसे तैयार करना है। फिर उसके बाद जब टीचर ने ये एक्सप्लोर कर लिया तो अब टीचर अपने लेसन को उसी प्रकार से प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुतिकरण उसी आधार पे करेगा कि उसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं और आगे उसमें कौन कौन सी क्षमताओं को ऐड ऑन करना है। अगर टीचर इसमें कामयाब हो जाता है तो अब बच्चे जिनको समझ में आ गया है वो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने लग जाएंगे, एसिमिलेशन वहां पर हो जाएगा। और एसिमिलेशन के बाद अगर बच्चों को समझ में आ गया है, पुराने ज्ञान से नए को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे जैसे हम बच्चों को कैसे मात्राएं कराते हैं, पहले छोटी ई की मात्रा फिर बड़ी ई की मात्रा फिर दोनों मात्राओं को मिक्स करके कराते हैं, तो बच्चा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप हो रही है ना, तो वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि कब छोटी लगेगी कब बड़ी लगेगी, कैसे करना होगा, आवाज उसकी किस प्रकार की पहचाननी होगी। तो बच्चा डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे आसानी से कर पा रहा है क्योंकि वो समझ चुका है। अब जब वो एसिमिलेट कर लेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बच्चा ऑर्गेनाइज करने लगेगा। एंड वंस ही इज एबल टू ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स, तो इसका मतलब क्या होगा,
अब वो रिटन फॉर्म में उसने अगर किसी भी चीज को सीखा है, कोई फॉर्मूले को जनरलाइज कर लिया है, तो वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिख सकता है। हाँ, और जब उसने ये ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है ना, तो अब उसको अपने पुराने नोट्स वगैरह पन्ने पलट पलट के नहीं देखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप लोगों को अपनी थियरीज लर्निंग की अच्छे से क्लियर है, तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बताइए जी फलानी उम्र का बच्चा क्या करने में सक्षम होगा, तो आप अपने नोट्स को नहीं निकालेंगे, बट आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने चारों ऑप्शन के ऊपर अपनी इस बातों को लिखना शुरू कर दिया। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो एक ऑप्शन पे तो नहीं टिकोगे, आप बाकी के 3 ऑप्शन के ऊपर भी विचार मंथन जरूर करोगे। तो अगर आपने ऐसा करके लिखना शुरू कर दिया, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, और अगर ऑर्गेनाइज के आगे बढ़े तो वहां पर आ जाएगा रेसिटेशन। रेसिटेशन बेटा, जैसे इसमें लिखा है कि आखिरी है, इस चीज को मैं भी अपनी शिक्षण कला के साथ रिलेट करना चाहूंगी। आप लोगों ने इस बार देखा होगा, सीटेट का रिजल्ट आउट हुआ है। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जब कंटेंट इतना इजीली एक्सेसिबल है, जितने बच्चे शायद सीटेट के लिए अप्लाई करते हैं उतने ही यूट्यूबर्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर वो बच्चे भी अपना चैनल खोल के एक मेंटोरशिप की भूमिका को अदा करना शुरू कर देते हैं। पर इतने सारे चैनल्स, इतने सारे टीचर्स होने के बावजूद रिजल्ट इतना घटिया क्यों जा रहा है? तो वी रियली नीड टू थिंक ओवर दिस थिंग कि क्या वो रीज़न रहा है। क्योंकि जब हम वाकई ही एक मेंटोरशिप की भूमिका में आते हैं ना, तो जब आप रेसिटेशन पर आते हैं तो आपको पीपीटीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप एक पैशनेट टीचर है, अपने कंटेंट के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चंस को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, हर ऑप्शन पे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड के अंदर होती है। It's not about this thing that first you will be preparing a proper kind of PPT और उसके बाद उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो शायद अभी थोड़ी सी कमी रह गई है। तो फॉलोअर्स को ये खुद देखना चाहिए कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हमारे अपने पहले तो इंट्रोस्पेक्शन की जाए कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई है, और दूसरा आपको अपने लेवल पे खुद डिसाइड करना होगा कि हम किस प्रकार के मेंटोर के साथ जुड़े। तो रेसिटेशन अगर आपका है तो आप जो चीज़ों को लिखे थे ना, अब उन चीज़ों को आप ऑरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर बोलने को दिया जाए, कोई थ्योरी आपको समझ में आ गई है, अब आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन दैट थ्योरी इन योर ओन वर्ड्स, इन गिविंग योर ओन इनपुट्स। आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कहीं के इधर उधर के उठा के एग्जाम्पल्स, उनके साथ कोई वीडियो अटैच करके, वो सब मैनिपुलेशन नहीं करोगे, वो आपके अंदर से कंटेंट जो है वो निकलने लग जाएगा। तो इसका मतलब वहां पर आप वाकई ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग आप अपने लर्नर्स को भी दे सकते हैं। तो ये है हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेकर। और इसके अंदर अगर हम क्लासरूम क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है, अथॉरिटी काफ़ी हद तक टीचर के पास रहती है, क्योंकि टीचर यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन पर सब पर बहुत काम कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मेमोरी वाले लेवल की तरह टीचर बिल्कुल ऑटोक्रेटिक नहीं है कि आई विल बी डिसाइडिंग एवरीथिंग एंड आई विल बी हैविंग अ लीडिंग रोल। यहाँ पर भी टीचर की पावर है, बट एट द सेम टाइम पावर के साथ उस पावर को जुडिशियसली इस्तेमाल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाया जाता है, जहां लर्नर को केवल इंफॉर्मेशन को घुसाना नहीं है अपने दिमाग में, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई भी करना है। और यहाँ पर वो टीचर से अपने प्रश्न वगैरह पूछता है, चीज़ों को अपनी भाषा में खुद एक्सप्लेन करता है। आप बच्चों के सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस रखते हो जहाँ पे आप लर्नर को एनकरेज करते हो दैट दे विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स, और आप ये भी पूछते हो कि ये वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी लिबर्टी देते हो। जबकि यही बात अगर मेमोरी लेवल पे देखा जाता तो बच्चों को उतना ही लिखना होता है जितना कि टीचर ने डिक्टेट किया था।
देयर इज अ डिफरेंस। और अगर यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे वो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह रखेंगे, जहाँ पे बच्चों को अपनी भाषा के अंदर आंसर्स को फ्रेम करना होगा। तो ये था आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेकर। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाता है आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल। वो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसे हम कहते हैं चिंतनशील स्तर। जब वर्ड ही अपने आप में कह रहा है चिंतनशील स्तर, यानी कि यहाँ पर जब आप चिंतन में आ गए हैं तो आप इस प्रकार से काम करने लगे हैं, आप बच्चों को इतना एम्पावर कर देना चाहते हैं कि वो बच्चे आपको भी चैलेंज करना शुरू करें। आप अपनी क्लास में कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को लेकर आते हो। इट इज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस गिवन एट द बैक ऑफ द बुक और इन बिटवीन द बुक, but these are some new design questions that really provoke either the teacher कि मैं इस सिचुएशन में बच्चों को क्या आंसर करूं। मुझे भी लगेगा कि मुझे अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करके और तैयार होगा। आज की जो हमारी एनईपी भी कह रही है वो भी चाहती है कि हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करवाए, वो रिफ्लेक्टिव लेवल को लेकर आना पड़ेगा। तो टीचर का एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 50 घंटे का हम टाइम देते हैं कि टीचर को आप ट्रेन करें, चाहे वो वर्कशॉप्स लगाओ, कुछ भी लगाओ। क्योंकि अगर आज हमने भी अपने कंटेंट को रैशनलाइज करके एनसीईआरटी की किताबों को थोड़ा स्लिम कर दिया है, तो वो स्लिम करने का मतलब ये है कि यहाँ वाली जो चीजें हैं ना उसको बढ़ा दो। तो अगर आपने कंटेंट को कम करा तो जितना कंटेंट है उस कंटेंट के साथ बच्चे की एक मास्टरी उसमें आ जानी चाहिए, ताकि अब जो बच्चा बिल्कुल कंटेंट के बोझ से दबा हुआ था उसको आपने कंटेंट के बर्डन से आजाद करके उसको उतने ही कंटेंट पे क्रिटिकली सोचने का मौका दिया जाए। तो अगर रिफ्लेक्टिव वाला होगा तो वहां पर जैसे 2005 का जब एनसीएफपी आया था तो मुझे आज भी याद है जब ईवीएस की बुक आई थी लुकिंग अराउंड, जब पहली बार वो बुक हम लोगों को मिली थी पढ़ाने के लिए तो हमें भी बहुत ही अजीब सा लग रहा था, ये बुक पता नहीं कैसी है। बिकॉज इससे पहले जो किताबें लिखी जाती थी एक सिंपल सी किताब होती थी, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे, जो एक्टिविटी दे रखी है बस वो करा के लेसन हो जाता था। लेकिन आपने देखा है कि लुकिंग अराउंड वाली बुक के अंदर आप बच्चों को सर्वेस वगैरह के लिए देते हो, आप बच्चों को कहते हो आप पानी का बिल लेकर आओ, आप पड़ोस में ये चीजों को देख कर आओ, आप अपने एनवायरनमेंट देखो यहाँ पर क्या क्या है। अगर आप यही अपना बुक्स को देखो 6ठी से 8वीं की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली बुक को देखो तो उस बुक में है, हाँ जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आपको कहाँ कहाँ पे दिखते हैं। अपने ही घर की कहानी सुना दो, पड़ोस की सुना दो। तो इस प्रकार आपने क्या करने की कोशिश करी, बच्चों को डे टू डे लाइफ के अंदर उनसे रिलेट करके वहां से लेकर आए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जब टीचर पढ़ाएगा तो वो एक ऐसा सिचुएशन को क्रिएट करेगा, उस सिचुएशन के अंदर इतना ऐसा जज्बा होगा कि लर्नर अपने आप खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें जिस तरीके का मोटिवेशन इन्वॉल्व होगा वो इतना इनहेरेंट होगा अपने आप के अंदर कि अंदर से निकल कर आएगा कि एक बच्चा जो खुद रोज बच्चों के ताने सुनता है क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आता है, वो एक पिछड़े वर्ग से आता है, और उस क्लास के अंदर जब आप कुछ इस प्रकार की डिस्कशन को इनिशिएट करते हो तो हो सकता है वहां पे बहुत से बच्चों को लग रहा है कि हमारी जो आप बीती है, हम जो भुक्तभोगी है, आज हमारे अनुभवों को आवाज दी जा रही है। और तब जब वो डिस्कशन क्लास के अंदर होता है वो सच में बच्चों की दिमाग की खिड़कियां खोल देता है, और वहां पर आपको नहीं कहना पड़ता बेटा आप भी बोलो। इनफैक्ट ये कुछ इस प्रकार के मुद्दे हैं वेयर एवरी चाइल्ड वांट्स टू रियली स्पीक इट आउट। आप बच्चों को एक मौका दे दीजिए, बेटा शेल सीबीएसई डू अवे विद बोर्ड एग्जाम्स। तो आप देखिए कि आपकी क्लास के जो बच्चे ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं ना वो भी बोलेंगे, वो भी कहेंगे नहीं जी एग्जाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक दैट रियली डिमांड्स एक्टिव डिस्कशन फ्रॉम द साइड ऑफ लर्नर्स। और इसके अंदर बच्चा जो बोल रहा है ना उसके पॉइंट को देखो। तो आइडिया क्या है हमारे लिए रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को उसको एनहांस करना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया हंट साहब के द्वारा, तो इसके अंदर आइडिया ही क्या है कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उनको हमें बनाना है एक समस्या समाधान करता। वरना यूजुअली क्या है हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें लगता है सामने जो टीचर खड़ा है वो हमारा कंप्लेंट रजिस्टर है, मैम ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है।
नहीं, यहाँ पर टीचर ट्रेन करता है और जो सिचुएशन वो क्रिएट करता है वो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि स्टूडेंट उस सिचुएशन के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर पाए। और मुझे बहुत अच्छी किताबें लगती है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जब वहां पे कहानी ऐसे दे रखी है 7th की या 8th की कि हॉस्पिटल का क्या मुद्दा है, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मुद्दा है, जो बच्चे हाशिए के ऊपर है उनकी क्या कहानी है, तो उसके अंदर लगता है कि बच्चों के लिए जो स्टोरी बोर्ड्स वगैरह दिए गए हैं वो स्टोरी बोर्ड्स के थ्रू आप बच्चों में एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को जन्म देना चाहते हैं। तो ये है जहां पर बच्चों को आप समस्या समाधान कर्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर अगर बात कहें तो हंट साहब, जैसे हर्बर्ट ने अपना काम दिया, मॉरिसन ने दिया, तो यहाँ पे हंट साहब का भी क्या है, बिल्कुल वही जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के आपके स्टेप होते हैं कि सबसे पहले टीचर को यहाँ पर एक सिचुएशन को क्रिएट करना होगा। क्रिएट अ सिचुएशन, उस प्रॉब्लम के साथ बच्चों को देखना होगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारी दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं है हमारी प्रॉब्लम क्या है। एंड वंस वी आर क्लियर अबाउट दिस थिंग कि ये प्रॉब्लम है, फिर हमारे माइंड को मैसेज आ जाता है कि अब क्या करना है। लेकिन जब तक हमें लगता है ये भी गलत हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, तो हमें यही नहीं पता हमें करना क्या है, हमारा माइंड कौन सी दिशा में सोचना शुरू करे। तो यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं तो वी स्टार्ट मेकिंग हाइपोथेसिस। तो जब हमने इस प्रकार की संकल्पनाएं बनाई जो कि लचीली संकल्पनाएं हैं, जो कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम है, फिर उसके अंदर से फिर हम डेटा कलेक्ट करके एक बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर आते हैं और उस बेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं और जब एग्जीक्यूट कर लेते हैं उसको, तब हमारे को रिजल्ट मिल जाता है और उस रिजल्ट को वही ना रखकर उसको हमारे को रिकॉर्ड करना है, ताकि आगे अगर इस प्रकार की परिस्थितियां दोबारा आती है तो हमको बिल्कुल जीरो से नहीं शुरू करना, हमने जहां तक अचीव किया है उसी से हमारे को आगे बढ़ना है। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, किसी भी का टीचिंग एप्टीट्यूड उठा लो, चाहे वो नेट का हो, वो एनवीएस का हो या आप लोगों का चंडीगढ़ का हो, क्वेश्चंस ना बहुत ही जनरल पेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तकरीबन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अगर लर्नर अपने से किसी अवधारणा के एग्जाम्पल भी दे सकता है और नॉन एग्जाम्पल भी दे सकता है तो बताए वह कौन से स्तर के ऊपर है। तो यहाँ पर टीचर ने बच्चों को जिस स्तर तक लेकर गई है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, क्योंकि बच्चा अपने से बता पा रहा है कि क्या एग्जाम्पल बनेगा क्या नहीं बनेगा। अगर बच्चे को आप कहते हैं बताए सॉलिड के कौन कौन से एग्जाम्पल है और बच्चा बताता है भाई ये जो आपका चौक का डस्टर है या आप लोगों का जो चौक है ये सब आप लोगों के सॉलिड के एग्जाम्पल है, फिर आप बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ये जो आपका वाटर है, ये जो पानी की बोतल के अंदर जो भी लिक्विड वगैरह या जो केमिकल्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्यों नहीं है सॉलिड। तो जब बच्चा खुद से बताने लगता है कि ये एग्जाम्पल बनेगा और ये इसलिए नहीं बनेगा, तो इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अब जो चीज आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली चीज है आपके पास ऑटोनॉमस लेवल, जिसे हम कहते हैं स्वायत्त। ये एक ऐसा लेवल है जहां पर हम चाहते हैं लर्नर को भी एज वेल एज टीचर, जहां पे टीचर को इतनी लिबर्टी, इतनी ऑटोनॉमी हो, खासकर जब इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पे टीचर को भी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। बीइंग अ टीचर मेरे पे बर्डन ना हो, मेरे को सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि अगर मेरी क्लास में 5 बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के, एक HI है, एक VI है, एक का फिजिकल लोकोमोशन किसी तरीके से बाधित है, तो वहां मेरा कंसर्न ये होगा कि मैं जितना पढ़ाऊं उसमें सभी को लेकर चलूं, और अगर मैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को लेकर चल रही हूं ऑब्वियसली मैं बाकी टीचर्स की तरह सिलेबस के पीछे नहीं भाग पाऊंगी। तो एन ऑटोनॉमी मस्ट बी गिवन टू मी कि मुझे किस तरीके का टीचिंग मेथड चाहिए, मुझे अपना सेटअप क्लासरूम का किस प्रकार चाहिए, अगर मेरे को अपने क्लासरूम के अंदर अरेंजमेंट वाइज बहुत सी चीजों को बदलना है, मुझे किसी तरीके की असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, मुझे बच्चों को किसी प्रकार के असिस्टिव डिवाइसेस को मुहैया कराना है, तो yes, that autonomy must be given to the teacher so that she could decide what is to be done in my classroom. मुझे अपने क्लासरूम में क्या करना है। तो यहाँ पर टीचर को आपने लिबर्टी दी। टीचर के पास अगर ये लिबर्टी होगी तो डेफिनेटली ये लिबर्टी वो अपने लर्नर को भी देगी, और अगर लर्नर ऑटोनॉमस लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो वहां पर
जिसे हम कहते हैं ना नेगेटिव काइंड ऑफ एजुकेशन। ऑटोनॉमस लेवल जहां पे एक तरीके का नेगेटिव एजुकेशन है, जहां पर एक नकारात्मक शिक्षा को देखा जाता है। वो नकारात्मक शिक्षा ये है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी कि बच्चे क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेट माई चाइल्ड डिसाइड। क्योंकि अब जब वो खुद डिसाइड करके निकालेगा ना, लेकिन ये जरूर है कि सिचुएशन मेरे को बिल्कुल सेफ देनी है जिसमें बच्चा कोई नुकसान ना खा जाए। तो अब जो बच्चा डिसाइड करेगा तो अब उसको पता चल गया है कि मुझे कौन सी चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि आपने बच्चों को ऑटोनॉमी यहाँ पर दे दी है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव काइंड ऑफ एजुकेशन के अंदर है। और खास इसकी अच्छी बात ऑटोनॉमस लेवल के अंदर ये है कि हमारे जो ऊपर के 3 लेवल थे ना, उसमें हमने कॉग्निशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन जब हम ऑटोनॉमस के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भावात्मक है, जो हमारा भावात्मक क्षेत्र है, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, उसको हम अच्छे से एड्रेस कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर टीचर बच्चों को चीजें थोप कर ये नहीं बता रहा दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स, तो आपको ये डूज एंड डोंट्स दे दिए गए हैं, नाउ यू हैव टू सिंपली फॉलो इट। नहीं, यहाँ पर बच्चे को खुद देखना होगा मुझे किन किन चीजों से बचना होगा। तो ये नकारात्मक शिक्षा का कंसेप्ट जरूर प्रकृतिवादियों में रूसो की देन है, लेकिन ऑटोनॉमस लेवल इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो लास्ट में एक आध क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेती हूँ कि मेमोरी लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑटोनॉमस लेवल क्या है। तो बेटा जहां पर समरी के तौर पे मैं कहूँ, जहां मेमोरी लेवल है वहां पर सिंपल क्या है, फैक्ट्स जितने भी है उनको याद रखना है, जितने भी तथ्य है उनको दिमाग में रखना है, तथ्यों को याद रखना। तो टीचर का मेन काम क्या है, कंटेंट को बिल्कुल ऐसे करे कि अगर कोई भी मुझे एजुकेशन कमीशंस कराने, प्रॉपर आपको कैलेंडर बना के दे दूं और कहूं बच्चों रट्टा मार लो। उसके बाद है आप लोगों का जहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा तो बच्चा जो है बीच में कहीं ना कहीं मेकिंग रिलेशन बिटवीन द फैक्ट्स, और फिर इन पर्टिकुलर्स को जोड़कर वो जनरलाइज कर पाएगा। पर्टिकुलर्स को जोड़ते हुए चीजों को जनरलाइज कर लेगा, फॉर्मूलाज खुद से बनाने लग जाएगा। और जहां पर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल अपने आप में क्या काम करेगा, वो बच्चों के अंदर एबिलिटी पैदा करेगा कि कैसे प्रॉब्लम को रेज भी करना है और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। और अगर हमारा होगा ऑटोनॉमस लेवल, तो हमारे लिए फीलिंग्स को प्रायोरिटी मिलेगी। फीलिंग्स and emotions will be addressed. ठीक है, जहां पर भावनाओं को स्थान मिलेगा, और यहां पर है जहां बच्चों में समस्या समाधान संबंधी क्षमताओं का सृजन होगा, संबंधी क्षमताओं का विकास। ठीक है, ये हो गए आप लोगों के लेवल। एक क्वेश्चन और बना के, ये तो ऐसे मैच का समझ लो बनकर आ जाए आप लोगों के लिए क्वेश्चन, या मैं आपसे पूछूं इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, what is seen among teachers। अगर एक टीचर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के तौर के ऊपर कर रहा है तो उसमें हम क्या चीज सीखते हैं? क्या ये उस टीचर के कॉग्निशन को दिखा रहा है? क्या ये इस टीचर के मेटा कॉग्निशन को दिखा रहा है? क्या ये उस टीचर का एक रेनफोर्समेंट को दिखा रहा है?
या ये उसका एक तरीके का इंट्रोस्पेक्शन को दिखा रहा है। अंतर अवलोकन दिखा रहा है, प्रबलन को दिखा रहा है, संज्ञान को दिखा रहा है। बेटा जहां पे रिफ्लेक्टिव है तो टीचर यहाँ पे देखना चाह रहा है कि जो भी मैंने किया था वो अपने आप में कितना सशक्त था, उसके अंदर मैंने बच्चों में कितनी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करने का एक ईमानदार प्रयास किया था। तो आंसर इसका बन जाएगा आपका मेटाकॉग्निशन। तो आज की क्लास में मैंने आपको लेवल्स के बारे में पढ़ाया। आगे मैं आप लोगों को मैक्सिम्स के बारे में, टीचिंग मेथड पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, वो कराऊंगी। फिर आप लोगों के जो टॉपिक आईसीटी वाले, इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, एनईपी वाले टॉपिक को लेकर चलूंगी। तो आप लोग इसी प्रकार से अगर मेरे साथ कंफर्टेबल है तो डू वॉच ऑल माय क्लासेस। थैंक यू।